नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त हो गया है मुकाबला का। उत्तराखंड को किसने झुलसाने की कोशिश की, किसने आग लगाने की कोशिश की? उत्तराखंड के हल्द्वानी में आखिर दंगे की आग को किसने भड़काया? ये वो सवाल हैं जो कल से ही लगातार पूछे जा रहे हैं। कल जिस तरीके से पुलिस प्रशासन की टीम पर हमला किया गया, बुलडोजर की कार्रवाई को रोकने की आड़ में हल्द्वानी में तनाव पैदा करने की कोशिश की गई और साजिश तो यहां तक रच दी गई कि पुलिस कर्मियों को किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ा। थाने फूंक दिया गया, गाड़ियों में आग लगा दी गई, जगह जगह पथराव किए गए। पुलिसकर्मियों का कहना है कि अवैध असलहों से फायरिंग करने की भी कोशिश की गई है। सवाल यह है कि क्या ये सब कुछ जो हुआ ये अवैध अतिक्रमण के खिलाफ हो रही कार्रवाई के पीछे नाराजगी थी या एक सोची समझी साजिश थी? अगर सोची समझी साजिश नहीं थी तो एकाएक इतनी भीड़ आखिर मौके पर इकट्ठा कैसे हो गई? जो पुलिसकर्मी घायल हुए हैं उनकी जबानी अगर आप समझेंगे तो आपको पूरी पिक्चर नजर आएगी और समझ में आएगा कि हल्द्वानी में जो कुछ हुआ वो यूं ही नहीं हुआ था, एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया था। हल्द्वानी की डीएम भी इसी तरफ इशारा कर रही हैं। वो तो यहां तक कह रही हैं कि पुलिसकर्मियों को जिंदा जलाने की साजिश रच दी गई थी, क्योंकि बाहर वाहनों में आग लगा दी गई, धुआं थाने में भर गया, दम घुटने लगा था पुलिसकर्मियों का। जैसे तैसे हल्द्वानी को शांत कर दिया गया है, तनावपूर्ण माहौल को शांत कर दिया गया है। कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एक एक दंगाई का चेहरा पहचान कर उसे गिरफ्तार किया जाएगा और सरकारी संपत्ति का जो नुकसान हुआ है उसे भी उनसे ही वसूला जाएगा। इस बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी भी आज हल्द्वानी पहुंच गए हैं। घायल पुलिसकर्मियों से वो मुलाकात कर रही हैं, लेकिन अभी भी सबसे बड़ा सवाल यही है कि हल्द्वानी में दंगे वाली साजिश आखिर किसने रची? इसी पर करेंगे मुकाबला, लेकिन पहले आपको सुनवा देते हैं कुछ बयान। ये तरीके जो है ये हमारे देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। अब किसी किस्म का बुलडोजर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम जितना अपने नौजवानों को कंट्रोल कर सकते थे कर चुके हैं। अब हल्द्वानी में जो रिएक्शन दिया गया है उसके नतीजे आपने देख लिए। अगर जबरदस्ती वहां बुलडोजर ना चलाए, धामी उसका जिम्मेदार है। धामी के खिलाफ FIR होनी चाहिए, उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए। देश का सामाजिक ताना बाना टूट रहा है, बिखर रहा है। हल्द्वानी जैसी जगह जिसके बारे में पहले कोई कल्पना नहीं कर सकता था, शांति सौहार्द का पर्याय हुआ करता था। आखिर किसने शांति भंग करने की कोशिश की? सौहार्द क्यों बिगड़ रहा है? और ये सिर्फ हल्द्वानी का मामला नहीं, पूरे देश से ऐसी छवियां आ रही हैं। किस प्रकार के देश का निर्माण कर रहे हैं? क्या यह अमृतकाल है या विषकाल बना रहे हैं? किसी को कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है, चाहे धार्मिक स्थिति से हो या किसी कारण से हो। उत्तराखंड में उत्तराखंड की सरकार सक्षम है। अगर कोई कानून हाथ में लेगा तो उससे निपटने की तैयारी भी सरकार ने कर ली है। देखिए, अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। हालांकि सियासतदान इस घटना को भी अपने ही सियासी चश्मे से आंक कर देख रहे हैं और इस पर अलग अलग टिप्पणी की जा रही है। कोई सरकार को दोषी बता रहा है तो कोई हल्द्वानी चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार गई इसकी बौखलाहट बता रहा है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि वहां सरकार जानबूझकर लोगों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। आइए इसी पर करेंगे चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ नेहा जोशी, बीजेपी की प्रवक्ता, शांतनु गुप्ता, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, मुफ्ती शमून कासमी, चेयरमैन उत्तराखंड मदरसा एजुकेशन बोर्ड, भुवन भास्कर जोशी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, और शोएब जमई, इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नेहा जोशी जी, आप ही के साथ शुरुआत करूंगी। जितने भी बयान या जितने भी सवाल इस वक्त हिंसा को लेकर हैं वो सब आपसे ही पूछे जा रहे हैं। पहला, फेलियर कैसे हो गया? दूसरा ये कि क्या आप भाप नहीं पाए? क्या ये पक्षपात कार्रवाई सरकार की तरफ से की जा रही है? धन्यवाद प्राची जी। देखिए, सबसे पहले तो ये जो अतिक्रमण के खिलाफ एक अभियान चल रहा है, ये उत्तराखंड में केवल हल्द्वानी नहीं सभी ज़िलों में हाईकोर्ट के आदेश पर यह अभियान निरंतर चल रहा है। एक सामान्य विधिक प्रक्रिया के अंतर्गत अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा है और इसी क्रम में यहाँ पर ये जो जिस अवैध निर्माण की हम बात कर रहे हैं वो अवैध निर्माण नगर निगम की परिसंपत्ति है, उसको सील किया गया था। मैं ये फैक्ट बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ दर्शकों के सामने रखना चाहती हूँ कि ये जानना ज़रूरी है कि ये जो अवैध निर्माण जिसको कल गिराया गया ये ऑलरेडी नगर निगम के पोजेशन में था, ये सील्ड था।
जो दूसरा पक्ष है उन्होंने कोर्ट जाने की कोशिश करी, हाई कोर्ट से उनको रिलीफ नहीं मिली और एक विधिक प्रक्रिया के अंतर्गत उसको डिमोलिश किया गया। लेकिन उसके बाद जब नगर निगम और प्रशासन की टीम वापस जा रही थी तो कुछ असामाजिक तत्वों ने हमला किया, पुलिस घायल हुई, हमारे मीडिया की कर्मी घायल हुए और उसके बाद जो हिंसा फैली वो हमने पूरे देश ने देखी। लेकिन आप देखेंगे कि सरकार ने तुरंत एक्शन लिया, कमर से नीचे गोली मारने के आदेश दिए, सिचुएशन को अंडर कंट्रोल किया, वहाँ कर्फ्यू इम्पोज किया गया और अब जांच की जा रही है कि कैसे और किस साजिश के अंतर्गत ये हुआ। क्योंकि जैसा आपने भी डीएम का बयान देखा कि बड़ी मात्रा में वहाँ पत्थर इकट्ठे किए गए थे, पेट्रोल बम वहाँ पर देखे गए, तो कहीं ना कहीं किसी को ये अवैध निर्माण जब ध्वस्त कर दिया गया उसके बाद सोची समझी तरीके से अगर ये किया गया, ये जिम्मेदारी सरकार की नहीं है कि आप ही के जगह पर जहाँ आपकी सरकार है हल्द्वानी में जहाँ आप कार्रवाई कर रहे हैं आपको ये नहीं पता चल पाया कि लोग पत्थर इकट्ठा कर रहे हैं, पेट्रोल बम इकट्ठा कर रहे हैं, अवैध असलहे उनके पास हैं और वो पुलिस पर हमला कर सकते हैं? इतनी बड़ी भीड़ एकाएक तो नहीं आई होगी। प्राची जी, ये एक बहुत बड़ा सेटलमेंट है, आपने देखा होगा लगातार आपके भी कैमरे और रिपोर्टर वहाँ पर हैं और शांतिपूर्ण तरीके से प्रक्रिया हो रही थी। ये केवल एकमात्र ऐसा अवैध निर्माण नहीं था जिसका डिमोलिशन वहाँ पे हुआ हो। बार बार इसको एक धार्मिक एंगल देने की कोशिश की जा रही है, कहा जा रहा है कि एक मदरसा था, जबकि सरकार ने बिल्कुल क्लियर कहा है कि मदरसा बोर्ड में इसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था, कोई धार्मिक संरचना के उस रूप में इसका रजिस्ट्रेशन नहीं था, कोई तनावपूर्ण माहौल बनने की संभावना नहीं थी। लेकिन उसके बावजूद भी अगर ऐसी साजिश रची गई तो मैं आपको आश्वस्त करती हूँ कि धामी जी के नेतृत्व में सरकार अपना काम कर रही है और जल्दी तथ्य सामने आए। पूरा प्रशासन कर रहा है, इसीलिए सरकार से तो ये सवाल पूछा जाएगा कि इतनी बड़ी साजिश अगर हो रही थी तो आपको खबर क्यों नहीं हो पाई? जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट है वो क्या कर रही थी? अगर पत्थर इकट्ठा हो रहे थे, अगर पुलिस पर हमला करने की तैयारी थी तो वो कैसे हो गए? इसका जवाब मैं आपसे लूं। अब भुवन जी, जो बातें नेहा जी कह रही हैं वही बातें प्रशासन भी कह रहा है। फैक्ट्स तो यही कह रहे हैं कि वहां पर कोर्ट के आदेश के आधार पर कार्रवाई होने गई थी, भीड़ इकट्ठा हुई, पुलिस पर हमला कर दिया गया। अब इसे सामाजिक ताने बाने से जोड़कर आप लोग देख रहे हैं, इसे बीजेपी सरकार के बोए हुए नफरती बीज आप कह रहे हैं। ये तो ऐसा ही हो रहा है ना कि आप हिंसा पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। पराशर जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से वहाँ पर जो जनता है उनसे शांति की अपील करता हूँ अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से, क्योंकि वो देवभूमि की जनता है। क्योंकि मैं भी मूल निवासी देवभूमि का ही हूँ, उत्तराखंड का ही हूँ, तो मुझे आज बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि जो हमारा जो शांत प्रदेश था, नेचुरली शांति सौहार्द का जो हमारा माहौल था, हल्द्वानी में कभी हमने इतिहास में ऐसी घटनाओं को नहीं देखा है। आज मुझे बड़ा दुख है कि मुझे आज ऐसी डिबेट में आना पड़ रहा है कि हल्द्वानी जैसा शांत प्रदेश, सौहार्द का प्रदेश, मेल जोल का प्रदेश, आपसी भाईचारे का जो प्रदेश, उसमें हल्द्वानी में ऐसा कांड हुआ है। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूँ, बहुत सारे आपने भी बहुत जिम्मेदार पत्रकार हैं आप पराशर जी, मैं आपका व्यक्तिगत रूप से बड़ा सम्मान करता हूं और आपने सारे विषय भी उस बातों को उठाने का एक जो जिम्मेदारी बनती है आपकी, आपने उसको ईमानदारी से निभाया। हम भी उसी बात को कहना चाहते हैं। हम लोग कहना चाहते हैं कि क्या वहाँ पर जो LIU है, गुप्तचर एजेंसी है, वो लोग क्या काम कर रही थी, कैसे पत्थर इकट्ठा हुआ? क्या सरकार का यह फेलियर नहीं है? क्या शासन प्रशासन का यह फेलियर नहीं है कि वहाँ पर जब आप जा रहे थे वहाँ पर हटाने को अतिक्रमण को, क्या आप उसने अपने शस्त्रों के साथ, अपने जो आपके पुलिस के लोग हैं उनको आपने विश्वास में लेकर उनको ज़्यादा प्रोटेक्शन के साथ आप जा सकते थे? और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी धामी सरकार वहाँ पर जो बिल लेके आई है, निश्चित तौर पे वहाँ के अल्पसंख्यक समुदाय ने उसमें किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं करी और शांत प्रदेश था, जबकि उम्मीद करी जा रही थी कि ऐसा नहीं हो पाएगा शांति से। लेकिन चूंकि पहाड़ का जो स्वभाव है शांति का है और भाईचारे का वहाँ का एक क्षेत्र है, मैं तो जानना चाह रही हूँ ना कि अगर भाईचारे का क्षेत्र है, हिंसा हो गई, पुलिस वालों को मारने की कोशिश की गई, उन्हें जिंदा जलाने की कोशिश की गई, आप लोग ये कह रहे हैं कि सब कुछ सरकार का किया धरा है। क्या उन लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं है वहां पर जो पुलिस को मारने पर आमदा हो गए थे? किसने भड़काया उन्हें? इस पर सवाल नहीं करेंगे आप? मैं बिल्कुल आपको बहुत जिम्मेदारी से बनाता हूं पराशर जी। मुझे सौभाग्य मिल रहा है कि मैं कल भी इस चैनल में इसी विषय पर था। वहां पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जिन्हें जो बात उठाई वो बड़ी गंभीर बात उठाई, मैं उस बात को आपके चैनल के माध्यम से उठाना चाहता हूं। उन्होंने कहा वो कौन सा अधिकारी है जो बार बार इस तरह के सोशल मीडिया पर हैवी बयान जिससे कि माहौल खराब हो, उसका भी जांच होना चाहिए। निश्चित तौर पे एक अधिकारी का एक विषय वहां पर माननीय प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के द्वारा कहा गया, वो एक चैनल के माध्यम से। अब कांग्रेस की बात करेंगे तो कांग्रेस के जो सुमित हृदय जो विधायक हैं वहां से, वो तो ये कह रहे हैं कि मौलानाओं से पूछकर कार्रवाई होनी चाहिए, मौलवियों से पूछकर कार्रवाई होनी चाहिए। तो सरकार मौलाना, मौलवियों या धार्मिक गुरुओं से पूछकर चलेगी क्या? देखिए अभी जो देश का जो माहौल है, देश चलेगा संविधान से, देश चलेगा कानून से, लेकिन
आज कई पार्टियों में क्या हो रहा है, मैं अपनी विरोधी पार्टी का भी कहना चाह रहा हूं, कौन चलाने का काम कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर उन्होंने कहा है तो मैं निश्चित तौर पे उनका समर्थन तो नहीं कर सकता। मैं तो कहना चाहता हूं, इस देश को जो लड़ाई हम लोग, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी लड़ते हैं, हम तो इस देश में संविधान और लोकतंत्र की बात करते साथी है ना, इसीलिए पूछ रही हूँ। आपके साथी जब ये एडवाइस दे रहे हैं तो ये एडवाइस कितनी सटीक साबित हो रही है, बस आपसे यही जानना चाह रही थी। कांग्रेस जब ये एडवाइस कर रही है और इमरान प्रतापगढ़ी तो और आगे निकल गए हैं, वो तो कह रहे हैं कि भाई हार गई चूंकि बीजेपी वहां पर, इसलिए सरकार वहां के लोगों के साथ भेदभाव कर रही है। इससे भी गंभीर विषय मैं आपको बताना चाहता हूं। अभी मैं उत्तराखंड से लगातार जुड़ा रहता हूं, मेरा गांव भी वहां पर है। हाँ। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, युवा जो पहाड़ के हैं, जिनका उस समुदाय से कोई मतलब नहीं है, उनको भी प्रशासन की पुलिस ने, जिनके पेपर आने वाले हैं, वो उठाने का काम वहाँ पर जो पुलिस प्रशासन कर रहा है। तो निश्चित तौर पे वो जो हमारे भविष्य है, उनसे भी आज खतरा महसूस हो गया। ठीक है, लेकिन आप मुझे से आग्रह करूंगी कि अगर शांत नहीं कर सकते तो कृपया भड़काने का हमने तो सबसे पहले जोशी जी, हमने तो सबसे पहले शांत की अपील करी है। लास्ट में आते आते आप जो तड़का मार रहे हैं, जोशी जी सबसे पहले बोला है, शांत प्रदेश से हम लोग शांति की अपील कर रहे हैं। और जहां तक आपकी बात आती है प्राची जी, मैं एक छोटा सा 10 सेकंड का जवाब देना चाहूंगी कि जहां तक बात आती है प्राची जी, उत्तराखंड में आज हम ना एक निर्माण के स्टेट में हैं। ऑल वेदर रोड का काम चल रहा है, रेलवे का इतना बड़ा काम चल रहा है, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण हो रहा है और उसके कारण सरकार, छोटा प्रदेश है, लैंड जो है एक स्केर्स रिसोर्स है, तो सरकार आज जो भी हमारे कब्जे हो गए हैं, वो फॉरेस्ट की लैंड पर हुए हैं, नगर निगम अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स उनके परिषद हैं, उन पे कब्जा वापस हटा रही है। इसमें कई सारे स्ट्रक्चर्स का डिमोलिशन होना है, आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, और अगर ऐसा हुआ है तो इसकी जांच की जाएगी। शोएब जमी जी, इसकी जांच क्यों ना होनी चाहिए? और ये कैसी प्रैक्टिस है कि कुछ भी हो जाए इस देश में तो आप सड़कों पर उतर जाएंगे, आप पत्थर मारने लगेंगे, आप पुलिस को मारने की कोशिश करेंगे, थाने को जलाने की आप लोग कोशिश करेंगे। शोएब जमी जी, देखिए, जो कुछ हल्द्वानी में घटना हुई, पहली बात तो शुरुआत ही मैं इस तरीके से करता हूं कि किसी भी नागरिक को कानून हाथ में लेने का या थाने जलाने की जो कोशिश है उसका बिल्कुल अधिकार नहीं है और ये बिल्कुल कानूनन एक जुर्म है। लेकिन ये स्थिति कैसे यहाँ तक पहुँची इसका भी आकलन करना चाहिए, क्योंकि निष्पक्षता से बात हो रही है तो मैं बड़ा निष्पक्ष आकलन करूँगा। इस मस्जिद और मदरसे के जो डिमोलिशन का जब नोटिस आया, उसके बाद वहाँ की जो कमेटी है वो कोर्ट गई और कोर्ट ने अगली तारीख दे रखी है। सुप्रीम कोर्ट का भी ये ऑर्डर है कि जब इस तरह के मामले में डिमोलिशन का इशू, मदरसा नहीं था, बार आप सुन लीजिए, आप क्या चौधरी हैं? नहीं, आप सुनिए टीवी पर आप बोल रहे तो मैं नहीं बोल रहा था ना, आप क्या सीएम है वहाँ? सुनिए, आप एक रंग देने की आपको भी समय दिया जाएगा। लेकिन आप भी किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल अगर शब्दों का गलत चयन करेंगे चौधरी और उसके कारण मेरे बोलेंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। वो अपनी सरकार के पक्ष रख रही हैं। आप बोलिए, अब रुक जाइए सर, बोलिए शोएब जी। जब आपकी बारी आएगी तो आप बोलिएगा। अब यहाँ जो स्थिति यहाँ पहुँची है कि प्रशासन को क्या इतनी जल्दबाजी थी कि जब मामला सब जुडिस है, 20 तारीख का एक कोर्ट का यहाँ से लगी हुई अर्जी और सुप्रीम कोर्ट का सख्त इसमें निर्देश है कि जब भी इस तरह के डिमोलिशन ड्राइव चले जहाँ पे धार्मिक स्थल और सेंटिमेंट का अप्रोच हो तो बड़ा संवेदनशीलता से काम लेना चाहिए। लोगों के साथ, कंसर्न पार्टीज के साथ चर्चा जरूर करनी चाहिए। आप कहते हैं क्यों नहीं करना चाहिए, ये देश धार्मिक प्रधान देश थे और करना चाहिए। और यहाँ पे सुन लीजिए, उसके बाद क्या हुआ, आपने वीडियो नहीं देखा। जो कह रहे हैं या मैं जो कह रही हूँ या नेहा जी जो कह रही है उससे तो नहीं चलेगा, देश तो संविधान और कानून से ही चलेगा। संविधान और कानून से चलेगा तो क्या संविधान और कानून महिलाओं पे जो है लाठियां बरसाने की इजाजत देता है? आपने देखा किस तरीके से बर्बरता के साथ महिलाओं के साथ लाठियां बरसाई, उसके बाद ये स्थिति पैदा हुई। और क्या हुआ कल रात 6 लोगों को गोली मार दी गई, AK-47 से भून दिया गया। हल्द्वानी में जो कुछ हुआ उसमें भी पुलिस कसूरवार है, वहाँ का प्रशासन कसूरवार है। 6 लोगों की हत्या हुई है ना। आपको वहाँ एक लाइसेंस मिल गया कि जो भीड़ इकट्ठा हुई है, भीड़ देखी थी आपने? 6 लोगों पुलिस ने बुलाई थी। कितने लोगों की हत्या हुई? वो भीड़ पुलिस ने बुलाई थी। कितने लोगों की हत्या हुई? 6 यही चर्चा तो करना चाह रही हूँ आपसे कि नफरत के बीच क्यों हो रहे हैं लोगों के दिमाग में? भून दिया गया, लेकिन आपका रिपोर्ट इसमें कहीं चर्चा नहीं। बिल्कुल चर्चा चल रही है इसमें, सुबह से एक चर्चा चल रही है इसमें। और तभी आपसे पूछ रही हूँ कि आप धार्मिक एंगल से क्यों देखने लगते हैं? क्या आपने डीएम को नहीं सुना? आपने डीएम को सुना कि नहीं सुना? यहाँ पे जल्दबाजी में सुनिए ना सर, आपने डीएम को सुना कि नहीं सुना? आपने डीएम को सुना कि नहीं सुना शोएब जी? मैंने बिल्कुल सुना है। वो क्या कह रही हैं? आपने ये पता करने की कोशिश की? वो ये कह रही है कि वहां पे जो 2 स्ट्रक्चर थे वो किसी भी धार्मिक मान्यता के मुताबिक रजिस्टर्ड नहीं थे, कोई धार्मिक स्ट्रक्चर नहीं था। इस देश में कितने मंदिरें हैं जो यहाँ से रजिस्टर्ड हैं? बताइए, कितने यहाँ से धार्मिक स्थल है जो रोड के बीचों बीच बने? तो आप कहेंगे कल को मैं कह दूं ये मेरा धार्मिक स्थल है तो संविधान उसको मानेगा? ये देश आपकी मान्यता से चलेगा या कानून और संविधान से चलेगा? आप कह रहे हैं कल को मैं जहाँ मैं खड़ी हूँ बता दूं धार्मिक स्थल, अगर सरकारी जमीन पर कब्जा होगा,
अगर सरकारी जमीन पर कब्जा होगा शोएब जमी जी और वहां पर कोर्ट का आदेश होगा, अगर वो डिमोलिशन होगा तो उसमें आपत्ति क्या है? आपकी धार्मिक मान्यता से तो देश नहीं चलेगा। मैं आपको दिल्ली के कई ऐसे यहाँ से धार्मिक स्थल दिखा दूंगा, चाहे वो मंदिर हो या दूसरे चीजें हो, जो रोड के बीचों बीच बनी हुई, इलीगल बनी हुई, सरकारी जमीन पे बनी हुई, लेकिन करिए ना उन पर केस, करिए आप केस। डिमोलिशन अरे ड्राइव सर, अगर दिल्ली में कार्रवाई नहीं हो रही है तो उत्तराखंड में कार्रवाई ना हो। सरकार को बोलिए, दिल्ली में कोर्ट के ये तो बड़ा आदेश के अजीब सा अंतर्गत फॉर्मूला अगर बता कुछ रहे हैं, उत्तराखंड में बढ़ रहे हैं, बड़ा अजीब सा फॉर्मूला बता रहे हैं। दिल्ली में कुछ गलत हो रहा है तो उत्तराखंड में भी गलत होना चाहिए। नहीं, आप ये कह रहे हैं, एक मिनट, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला, आप ये कह रहे हैं कि दिल्ली में, अरे दिल्ली में कुछ गलत हो रहा है तो वो उत्तराखंड में गलत होते देना चाहिए, ये कह रहे हैं आप? उत्तराखंड में लगातार हिंदुत्व के पोस्टर बॉय बनने की कोशिश कर रहे हैं सीएम धामी साहब, और ये जो जल्दबाजी है इस तरीके का मामला, एक भी ऐसा इलीगल पॉइंट बताइए ना मुझे इस पूरी कार्रवाई में जिसे प्रशासन ने फॉलो ना किया हो। अरे जिसे प्रशासन ने फॉलो ना किया हो, हर सीएम बीजेपी का अब आए आप असली मुद्दे पर। ये पूरा का पूरा माहौल यूसीसी को लेकर बनाया जा रहा है। शमून कासमी जी, शमून कासमी जी, आप वो कह रहे हैं कि देखिए हमारे धार्मिक स्थल हैं, हाँ, हमसे तो सलाह, आप रुक जाइए, हमसे तो सलाह लेनी चाहिए और उस हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। वहाँ पुलिस ने भी तो लाठीचार्ज किया है। मैं सबसे पहले तो हल्द्वानी के शांति प्रिय लोगों से अपील करना चाहता हूं कि आप कृपया शांति बनाए रखें और आदरणीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी बहुत निष्पक्ष हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है, आज वो गारंटी है। वहाँ कोई भेदभाव नहीं है। अगर कच्चे मकान गरीब हिंदुओं के बनते हैं तो गरीब मुसलमानों के भी बनते हैं। आयुष्मान कार्ड अगर गरीब हिंदुओं को मिलता है तो गरीब मुसलमान को भी मिलता है। और रोड पर चलने वाले हिंदू और मुसलमान सब हैं। जो विकास कार्य तेज़ी से उत्तराखंड देवभूमि के अंदर अंजाम पा रहे थे, वो लोगों को पच नहीं रहे हैं। मैं धामी जी के बारे में ये बात कह सकता हूँ कि वो एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं कि उन्होंने सबसे पहले जो पसमानदा गरीब मुसलमान हैं, गरीब मुसलमानों के बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं, हम उनके नेतृत्व में एनसीईआरटी का कोर्स हमने पाठ्यक्रम को लागू करके हम उन्हें इंजीनियर और डॉक्टर बनाएंगे, उन्हें आईएएस और आईपीएस बनाएंगे। और उसका नतीजा फिर आगे चल कर के ये होगा कि ये जो लोग उनका इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आज उसका इस्तेमाल किया गया, वो मदरसा बोर्ड के अंदर जिसे आप कह रहे हैं वो रजिस्टर्ड नहीं है, हमारे रिकॉर्ड में नहीं है। और मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ वहाँ के लोगों से कि क्या उन्हें ये संवाद का रास्ता नहीं इख्तियार करना चाहिए था? आप अगर उनका रिलीजन वो हज़रत मोहम्मद साहब को फॉलो करते हैं तो क्या हज़रत मोहम्मद साहब ने कहीं जो है इतनी भीड़ आकर के या इस तरह से कोई इशारा किया है? हमारे मज़हब के अंदर हमारे सारे धर्म जितने हैं, सनातन धर्म हो, सिख धर्म हो, इस्लाम धर्म हो, मैं तो ये कहता हूँ कि संसार का पहला जो ज्ञान है वो वेद है और आखिरी जो वाणी है वो कुरान है। एको ब्रह्म द्वितीय नाश्ते नेहना नाश्ते किंचन वादहु ला शरीक, वन गॉड विदाउट सेकंड, अव्वल अल्लाह नूर उपाय कुदरत के सब बंदे, एक ही नूर से सब जग उपजे, कौन भले कौन बंदे। या योहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करी व उनसा, ऐ लोगों हमने तुम्हें एक ही नरो नारी से पैदा किया, तुम्हारे दूध और खून के रिश्ते हैं। और मैं आपको नेहा जी, प्राची जी, एक बात बस कह के ये कहता हूँ कि क्योंकि मुसलमान अनपढ़ है, अनएजुकेटेड होने का फायदा उठा रहे हैं। बस एक बात कहना चाहूँगा, आपसे सवाल पूछ लिया कि सीएम साहब को समझाइए, वो भी कह रहे हैं सीएम साहब भेदभाव कर रहे हैं। सीएम साहब कहीं भेदभाव नहीं कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर जो हमारे हैं वो बहुत कम पाए जाते हैं। वो एक सैनिक पुत्र है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ बस कि देखिए, एक मिनट, एक बात भी पूछ लीजिए, मैं बात पूरी करूँ 5 सेकंड में बस। देखिए, मैं आपको ये बता दूं, अज्ञानता है। अज्ञानता का कारण क्या है कि अभी मैंने डॉक्टर मोहन भागवत जी का एक कथन जो उन्होंने कहा कि हम सब स्वर्ग में जाएंगे, हम काफिर नहीं हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, बताइए कि 6 मुसलमानों की निर्मम हत्या कर दी गई। अरे भाई, एक मिनट बात पूरी करने दो। तो मैंने ये कहा कि हजरत मोहम्मद तो ये क्या जायज ठहराएंगे? ये अमल है कि मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह फदखलल जन्नह। अरे सर, हत्या किसने की? जन्नत में जाएंगे। शोएब जमी जी, हत्या किसने की? आने वाले दिनों में ये आप जो बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं ना, आप जो बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, परिवारों को संतान, आप जो बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं ना शोएब जमी जी, वहाँ किसी ने हत्या नहीं की है, वहाँ किसी ने हत्या नहीं की है शोएब जमी जी। आप बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, आप बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये हिंदू मुसलमान में मत डालिए इस बात को, हिंदू मुसलमान में मत डालिए इस बात को। ये
कर करके तो इस देश का आपने ये हाल कर दिया है। आप सवाल नहीं पूछेंगे? बिल्कुल पूछेंगे और पूछे जा रहे हैं सवाल, लेकिन उसे हिंदू मुसलमान मत करिए। आपको भी अधिकार किसने नहीं दिया था कि आप वहाँ इकट्ठा होंगे और पत्थर बरसाएंगे? अब यहाँ जी रुक जाइए, शांतनु जी, अब ये शोएब जमेजी की चिंता ये है कि वहाँ जिन लोगों की हत्या हुई, पुलिस ने हत्या की वो कह रहे हैं, जिन लोगों की हत्या हुई इसलिए क्योंकि मुसलमान है उनकी हत्या कर दी गई और कोई उन पर सवाल भी नहीं पूछ रहा है। ऐसे सिचुएशन में क्या पुलिस ने किया, क्या सही क्या गलत, ये समझाइए। प्राची जी, मैं कांग्रेस बीजेपी से ऊपर आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा, वहीं पे बगल में पंतनगर विश्वविद्यालय जहाँ मेरी 4 साल पढ़ाई हुई है, तो मुझे हल्द्वानी का एरिया बहुत अच्छे से पढ़ा है, मैंने वहाँ रहा हूँ। देखिए, जब हम लोग 2000 के आसपास वहाँ रहते थे तो वहाँ पे बड़ी शांति का माहौल था और उत्तराखंड वैसे ही बड़ा शांत प्रदेश है, देवभूमि उत्तराखंड कहते हैं। 2011 के सेंसस आते आते 35 से 40% वृद्धि हुई है मुसलमान जो पॉपुलेशन ग्रोथ में वहाँ पे। बगल में आता है रामपुर, मुरादाबाद, बरेलवी सीट है, इस्लाम की बड़ी सीट है। बल्कि हरीश रावत जी के समय बहुत सारे केस आए कि रोहिंग्या को वहाँ सेटल करने की कोशिश करेगी और वहाँ पे बहुत सारा एक लैंड ग्रैबिंग का काफ़ी समय से मामला चल रहा है। रामपुर में तो योगी आदित्यनाथ ने आजम खान जैसे लैंड ग्रैबर्स को हटा दिया, अब वो जेल में पड़े। तो जब यहाँ पे हुआ, एक सर्वे किया गया धामी गवर्नमेंट के द्वारा 2023 में, और 1400 ऐसे रिलीजियस प्लेस मिले जो इलीगल लैंड पे है, म्युनिसिपल लैंड में है, एससी लैंड में है, किसानों की लैंड में, नजूल की लैंड में है। मतलब आप लोग सब जिम कॉर्बेट छुट्टी मनाने जाते होंगे, 26 मज़ारें तो जिम कॉर्बेट की फॉरेस्ट के अंदर मिली और उनको तोड़ा भी गया। ये जो ज़मीन है, मलिक का बगीचा है, बड़ा बगीचा था, इसमें जो 3 एकड़ की ज़मीन थी उसको तो सरकार ने पहले ले लिया था। ये जो 2 स्ट्रक्चर थे खास, जो एक फॉर्म थे, कच्चे स्ट्रक्चर थे, मतलब कच्चे स्ट्रक्चर बहुत मजबूती से पहले से, मतलब अभी भी बने हैं ना। तो जैसे सबने कहा, ना तो ये मदरसा में रजिस्टर्ड थे, ना ये मस्जिद में रजिस्टर्ड थे, ये इलीगल पोजीशन था। इलीगल पोजीशन के लिए कोर्ट गए, कोर्ट ने कहा इसको हटाए, ये लोग स्टे लेके गए, नोटिस चस्पा किया गया, कहा गया कि या तो आप कागज़ लेके आए, या आपके पास कोई डॉक्यूमेंट हो तो लेके आए, या फिर इसको डिमोलिशन कर दिया जाएगा। लेकिन वो कागज़ नहीं लेके आए, वो क्या लेके आए? पत्थर। 30 जनवरी को छतों में जब सर्वे करा गया तो एक भी पत्थर नहीं था। और देखिए ये भीड़ क्या पत्थर लेके आती है, पेट्रोल बम लेके आती है। ऐसे कौन है ये लोग जिनको आता है? मुझे नहीं आता कैसे पेट्रोल बम बनाए जाते, कौन है ये लोग? शोएब भाई, जो आप लोग जानते हो, जाइए एक बार मुस्लिम समाज को समझाइए, पढ़वाइए, उनको लिखवाइए। एसिड के पैकेट मिलते कहाँ पे हैं? एसिड के पैकेट मिलते कहाँ पे? पेट्रोल पंप। दिखाऊं वीडियो आपको, चलाइए जरा जूम पे, एक बात मैं दिखाऊंगा। दूसरी कहानी महिला पुलिसकर्मी थी, पुलिस के साथ पत्थरबाजी कर रहा है। मैं आपसे बार-बार यही तो कह रही हूँ ना कि कम से कम ऐसे बयानों को देने से आप तो बचें जिससे समाज का हाथ बिगड़ सकता है। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, शोएब जी रोकिए, छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक से फौरन वापस लौटेंगे, देखते रहिए मुकाबला। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मुकाबला। हल्द्वानी को आखिर किसने भड़काने की कोशिश की, वहां तनाव पैदा करने वाले वो कौन लोग हैं जिन्होंने पत्थरबाजी की, इसी पर लगातार चर्चा जारी है। खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। शोएब जमेजी, आप ही से इस कैलकुलेशन को समझूंगी, इस पूरे समीकरण को समझूंगी। अगर पुलिस वहां डेमोलिशन करने गई है, पुलिस अगर प्रशासन वहां पर गया है तो नियम के आधार पर गया है ना। इतनी सारी भीड़ एकाएक इकट्ठा कैसे हो जाती है? उनके घर में पत्थर कहां से आ जाते हैं या पेट्रोल बम उन्हें कहां से मिल जाते हैं? देखिए प्राची जी, आज हम लोग बिल्कुल संसद के गलियारे के ठीक सामने खड़े, दोनों संसद, पुरानी संसद भी और नई संसद भी यहीं। ये संसद हमारे देश के जो अल्पसंख्यक हैं उनको एक धार्मिक अधिकार भी देता है, रिलीजियस राइट्स भी हैं, और ये सभी नागरिकों को एक समान अधिकार देता है, कोई भेदभाव नहीं करता है। इस संसद के सामने आज मैं एक बात कह रहा हूँ, 370 के पहले हट गया, इसी संसद ने हटाया यहीं से कि अगर 370 के पहले हमारी प्रशासन कश्मीर में होता था, अब क्या उत्तराखंड में पहचान के बुनियाद पर भेदभाव ना करे तो कभी ये स्थिति पैदा नहीं होगी। सर मेरा सवाल आपने सुना नहीं। नहीं, स्थिति पैदा ना हो यानी आप तो ये मान रहे हैं कि पत्थर चलाना सही है, पेट्रोल बम चलाना सही है। मैंने शुरुआत ही इस वक्तव्य से की थी। आप शुरुआत वक्तव्य से करते हैं, लेकिन आप सर एक मिनट, लेकिन आप पीछे आते 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 लास्ट में आते आते से जस्टिफाई कर देते हैं कि जो हुआ वो सही हुआ। मेरे लिए जितना उन पुलिस कर्मियों जिनको घायल हुए हैं उनके साथ सहानुभूति है, उससे ज्यादा मुझे और सवाल, जिन 6 लोगों की हत्या हुई उस पर सवाल उठाना जरूर। कोई नहीं उठा रहा, आप मीडिया भी ने भी यहाँ से उन 6 लोगों की हत्या पर कोई रिपोर्टिंग नहीं की। लेकिन दिक्कत ये है ना शोएब जमेजी, दिक्कत क्या है कि हम धार्मिक चश्मा नहीं लगाते, हम धार्मिक चश्मा नहीं लगाते। आप थोड़ा धार्मिक और मजहबी चश्मा लगाकर हर घटना को देखने लगते हैं। आप बार बार धार्मिक 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 धार्मिक, इतनी बार आप धार्मिक बोल चुके हैं। आप मुझे चलिए ये बताइए, आप बार बार ये कह रहे हैं कि जिम्मेदार कौन जिम्मेदार कौन जिम्मेदार। सर जिम्मेदार वो लोग हैं जिन्होंने पत्थरबाजी की, उन 5 लोगों की हत्या के जिम्मेदार वो लोग हैं जिसने पुलिस पर
हमला करने की कोशिश की, प्रशासन- जिन्होंने थानों को जलाया, एक वो बात सब बताएं, जिम्मेदार है। आपकी घर की महिला और बच्चों पर यहाँ से प्रशासन अगर लाठियां बरसा दे, तो उन्हें बाहर किसने निकाला? लाठियां बरसा अरे दे, बाहर किसने निकाला? तो आप यहाँ आप मुझे ये बताइए, उनके हाथों इस में देश पत्थर में किसने जहाँ भी पकड़ा है? डेमोलिशन होता है, अरे किसी शोएब भी जी, मुझे धार्मिक सिर्फ स्थल इतना को तोड़ा बताइए, जाता है, लोग उन प्रोटेस्ट लोगों नहीं के करते। हाथ में जो देश लोग की प्रोटेस्ट महिलाएं नहीं हैं, करते रुकिए ना सर, दो देश की प्रोटेस्ट प्रशासन करिए, को संयम से काम आपने लेना चाहिए। पत्थर बरसाए और संयम से काम ले, पत्थर बरसाए और संयम से काम ले। मारने का अधिकार अरे यही किसने दिया? संयम उन लोगों को भी आप सिखा देखिए दीजिए ना, ना, ऐसा जो लग रहा है पत्थर कि मशीन इकट्ठा गन कर से रहे घूम दिया हैं, गया जो है। पेट्रोल बम चला आप रहे वीडियो हैं। देखिए, मैं बिल्कुल ऐसा वीडियो लग रहा देख है रही कि हूँ, मशीन गन से एक सारे बार में ही वीडियो घूम देख दिया रही हूँ, गया मैं है। सारे वीडियो चलो, देख रही हूँ। बताइए, शोएब जी, अब्दुल अच्छा इतना गनी बता को कौन दीजिए, इतना इंसाफ- बस इतना 16 बता साल का दीजिए। लड़का है। अरे इतना बताइए प्राची ना, जी, अरे तो 16 साल के 16 लड़के साल के का हाथ लड़का में पत्थर किसने दिए? 16 साल अरे का पत्थर लड़का किसने है। दिए 16 साल के लड़के के हाथ में? आप अभी उसका पत्थर किसने दिए ये बताइए ना। भविष्य खराब कर दिया पत्थर, आपने। अरे तो भविष्य उनके आपने खराब परिवारों नहीं को किया खराब पत्थर कर दिया देकर, आपने। पत्थर हमने देकर बोला भविष्य था। खराब नहीं हो रहा है। हमने बोला था पत्थर प्रशासन को देकर, demolish करने के पत्थर लिए। देकर खराब जब नहीं हो कोर्ट रहा में है। मामला था तो क्यों इतनी जल्दबाजी थी, आप बताइए। उसका भी अरे आप जवाब बचाव DM मत ने दे कीजिए। दिया आप है। सुनिए, मैं आप बचाव क्यों नहीं कर प्रशासन का रही, बचाव मैं कर रही हैं? आपकी जो दोहरी आप- सोच है, आपका काम है प्राची आपकी जी, दोहरी आपको सोच को, प्रशासन से भी सवाल आपकी पूछना दोहरी चाहिए। सोच को और जो मैं दंगाई हैं, सिर्फ उनको और भी सिर्फ criticize कीजिए। मैं भी criticize करता हूं। मैं सिर्फ एक्सपोज कर रही दंगाइयों हूँ, को मैं criticize मैं कर रहा सिर्फ हूं। एक्सपोज कर रही हूँ बिल्कुल नहीं, आपकी हमारा दोहरी समर्थन। सोच को। धार्मिक लेकिन आधार, प्रशासन के धार्मिक इस अधिकार के नाम पर आप जल्दबाजीपूर्ण दंगा रवैये नहीं पर कर सवाल सकते हैं। अब उठाना जवाब चाहिए। दीजिए अब मैं नेहा उठा रहा जी, हूं। ये फेलियर क्यों नहीं है? पूरा ये क्यों ना देश- माना जाए कि सरकार से भी चूक हुई है, लापरवाही हुई है? प्राची जी, सबसे पहले क्योंकि पूरा देश अभी हमें यहाँ से देख रहा है, ये क्लैरिफाई करना बहुत ज़रूरी है। शोएब हमें बार बार ये बात कह रहे हैं कि क्या जल्दबाजी थी। ये जो डिमोलिशन ये 5 दिन पहले होना था, कोर्ट में मामला गया, उनको पूरा मौका दिया गया, कोर्ट ने कहा कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। फ्लैग मार्च पहले भी हो चुका था, दूसरी पूरी 20 तारीख तैयारी की डेट दी थी। है। जो आपने कहा कि सारी छतें देखी कोर्ट जा ने चुकी 20 तारीख की थी, डेट दी है फ्लैग मैडम। मार्च हो चुका था। क्या 20 उसके तारीख तक बाद नहीं रुक सकते कोर्ट के ऑर्डर के अंतर्गत, शोएब जमई जी आप बोल रहे थे, मैंने पूरा मौका प्राची जी ने आपको दिया, कृपया दर्शकों को सही तथ्य बताने का मौका मुझे दीजिए। झूठ से ये नहीं चलेगा। आप देखिए, आप देख रही इसको है। पूरा धार्मिक एंगल देने की कोशिश करें। सरकार आयुष्मान कार्ड देते वक्त धर्म नहीं पूछती, उज्ज्वला का सिलेंडर देते वक्त धर्म नहीं पूछती, और जब कोई अवैध निर्माण को डिमोलिश करने पुलिस की टीम जाती है वो धर्म नहीं पूछती। शोएब जमई जी बहुत आसानी से कहते हैं कि मुसलमान मार दिए गए। उन पुलिस के जवानों का धर्म ये नहीं पूछेंगे, उन मीडिया कर्मियों का धर्म ये नहीं पूछेंगे जिनको पर पत्थर पड़े। महिला पुलिस वाले, उनकी रोती बिलखती जिस तरीके की बयान उनके सामने आया, किस तरीके से उनको बंद कर दिया गया, उन्हें लगा आज यही उनका अंत हो जाएगा, उनको आग में जला दिया जाएगा। उनसे उनकी सहानुभूति नहीं है, क्योंकि इतना जल्दी है इसे धार्मिक एंगल देने की। मदरसा बोर्ड, लेकिन जिन अधिकारियों ने उसको इसमें मदरसा झोंका है, उनसे बोर्ड सवाल नहीं पूछेंगे आप। के चेयरमैन हमारे हमारे साथ खड़े हैं, वो पुलिसकर्मियों कह को रहे हैं कि किसने वो झोंका मदरसा इसमें? नहीं था, वो कोई धार्मिक स्ट्रक्चर फोर्स नहीं नहीं थी था। पहले? लेकिन और शोएब थाना जमई अकेला जी, क्यों था? क्योंकि थाना खाली शोएब क्यों था? जमई जी बताइए। केवल एक क्या नैरेटिव को बात आगे करते हैं बढ़ाना आप? चाहते हैं। जब आपको पता है कि इतनी बड़ी हंगामा हो रहा है और उनकी आपके थाने में नेशनल फोर्स टीवी नहीं पे है। प्रासंगिकता बनी रहे, ये इसके फेल्योर है लिए प्राची जी, वो ये सवाल कितने पूछना और चाहिए बच्चों कि के हाथ थाने में में पत्थर फोर्स बना कहाँ पकड़ा क्यों नहीं देंगे। थी? पूछ रहे प्राची हैं ना जी, आप, ये सवाल बहुत तो डेंजरस सारे आर्गुमेंट पूछ है, रहे ये हैं बहुत आप। डेंजरस आर्गुमेंट शोएब मलाइका कि हम तो दंगा, मतलब अगर पुष्कर सिंह धामी से गलती हुई है तो हुई है कि उन्होंने अपने लोगों पे बिलीव क्यों कर लिया, उन्होंने अपना सिटीजन क्यों मान लिया। उन्होंने अब ये ऐसे सोच लिया कि मेरे लोगों के पास पेट्रोल पंप नहीं होंगे, उनके पास पत्थर नहीं होंगे। ये गलती है पुष्कर धामी की। जिम्मेदारी उन्होंने प्रशासन की अपने नागरिकों को नागरिक मान लिया भी है, नागरिकों के लिए उनको भी है। दंगा ही मानना चाहिए था, उनको टेररिस्ट मानना चाहिए था। अगर जिम्मेदारी वो उस नजर से प्रशासन जाते के लिए पुष्कर भी धामी, है, तो नागरिकों बड़ी के फोर्स लिए लेके लेकिन जाते यहाँ थे। शांतनु जी, कोई जायज नहीं ठहरा रहा ये किसी सवाल को। तो सरकार से पूछा जाएगा ना। इतनी बड़ी संख्या में दंगाई इतनी तैयारी कर रहे थे, 30 जनवरी की बात को आप कोट कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद के जो दिन थे, दंगाई पत्थर भी इकट्ठा कर रहे हैं, पेट्रोल बम भी बना रहे हैं, अवैध असले भी हैं, और सरकार को कानो कान खबर नहीं हो रही है। बिल्कुल, ये सवाल क्या जायज नहीं है? शांतनु प्राची जी, अगर सरकार यहाँ पर कुछ और अरेंजमेंट करती और पूरी फोर्स लगा देती, पहले तो यही शोएब जमई टीवी पे कहते कि देखो ये एक धर्म विशेष का इलाका है, इसलिए सरकार ऐसा कर रही है, तो चित भी इनकी, पट भी इनकी, ये हर चीज को केवल एक धार्मिक चश्मे से देखते हैं। सरकार का काम प्राची कोर्ट के ऑर्डर को लेकिन इम्प्लीमेंट करना विपक्ष था। क्या सरकार कहेगा, की विफलता इस्लामिक को आप स्कॉलर accept क्या कीजिए। कहेंगे इस बात से? अगर सरकार काम करना छोड़ देगी इस डर से, तो फिर कैसे सरकारें वही मैं कह रही हूं ना, चलेंगी? सरकार ने नेहा पूरी जी, तैयारी अब ये से क्या किया कहेंगे, कैसे और कहेंगे, जैसा तो बता अभी रहे भी कह रहे हैं कि पूरी तब भी आप अपनी प्रक्रिया बात रख रही है ना। संविधान अब भुवन जी, हाँ, के ठीक है। अकॉर्डिंग फॉलो की गई, पूरी विधिक प्रक्रिया फॉलो की गई, लेकिन उसके बावजूद ऐसा षड्यंत्र हुआ, इसकी तह तक सरकार अब पहुंचेगी। ठीक है, चलिए, षड्यंत्र कैसे हुआ और दंगाई कौन थे ये तो पता लगना चाहिए ना भुवन जी, आप भी मानेंगे तो पता लगना चाहिए। बिल्कुल, आपके चैनल के माध्यम से मैं आदरणीय मुफ्ती सगुन कासमी साहब का निबंध सुन पा रहा था, और निबंध था पुष्कर सिंह धामी जी पर। और मैं बताना चाहता हूं माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के साथ
शासन प्रशासन में क्या काम होने का काम होता है।
मैं आपको बताता तो जो वहाँ जो देश को शर्मसार करा वो केवल धामी जी की सरकार में हुआ, वो पूछे बताना चाहता हूँ। एक मिनट, लेट मी कंप्लीट। मैं इस तरह की डिबेट नहीं करता, ये मैंने इसको कहीं नहीं बोला, मैंने तहजीब खत्म करवाएंगे, मैं इनको बोल रहा हूँ, इतना एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है, मैं इनको सुन रहा हूँ, सबको सुन रहा हूँ। अरे तो इतना गुस्सा होने की जरूरत नहीं, मैं शांत कर रही हूँ ना सर, एक मिनट रुक जाइए, ऐसे आपा खो देंगे तो चर्चा नहीं होगी। रेशा मुंजे, मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, इसी धामी सरकार में हमारी बेटी अंकिता भंडारी के साथ रेप हुआ, और रेप भी करने वाला वीवीआईपी था, आज तक प्रदेश को नहीं पता चला। मैं आपको बताना चाहता हूँ जेल में है उस पार्टी के नेता जो कहते हैं लड़कियां गलती हो जाती है, उनसे मैं ये मॉरल लेक्चर नहीं सुनूंगी यहाँ पर। सुनिए, समाजवादी पार्टी के नेता उनको एक बात बोलिए, बड़े नेता कहते हैं लड़कियां गलती हो जाती है, वो गुनहगार आज भी जेल में सड़ रहा है और जिंदगी भर जेल में सड़ेगा अगर धामी जी की चली तो। आप लेक्चर नहीं देंगे महिला सुरक्षा के ऊपर। अच्छा एक मिनट रुक जाइए, देखिए फिर वो थोड़ा एग्रेशन में आ जा रहे हैं, फिर वो कुछ बोलेंगे नहीं और गुस्सा हो रहे हैं कि मेरे बीच में कोई क्यों बोल रहा है। लेकिन देखिए आप महिलाओं पर अपनी चिंता जाहिर करेंगे तो आपके नेताओं के बयान आपको याद दिलाए जाएंगे। मैंने बहुत जिम्मेदारी से सभी साथियों को सुना, चाहे नेहा जी हो चाहे कासमी साहब हो, सबको सुनने का काम करा। मैं पूछना चाहता हूँ, वही धामी जी है, उनको बैरिंग लौटाने का काम करा इसी प्रदेश की जनता ने। जब वो चुनाव लड़ने का काम करते हैं, कहां से लड़ने का काम करते हैं, खटीमा से लड़ने का काम करते हैं, वो यही बात कहने का काम मैं आपसे कहना चाहता हूं। और मैं कहना चाहता हूं आज इनका जो शासन प्रशासन का जो फेलियर है, ये बताने को काफी है कि वहां पर सरकार की अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने में फेल हुई है। आप उसको ढकना चाहते हैं, आप ढकिए। अच्छा चलिए तोड़ के इस सवाल को पूछती हूँ। आपने बहुत सारे मुद्दों को एक साथ मिला दिया। पहले तो सीएम धामी चुनाव हारे, उसका इस घटना से क्या लिंक है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। दूसरी बात आप मुझे ये बताइए, जो प्रशासन और पुलिस में कार्रवाई करने गई थी, अरे एक मिनट रुकिए ना, जो धामी जी का निबंध बोल रहे थे वो समझ में आ गया होगा आपको? मैं सवाल कंप्लीट कर लूं। आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि जो डिमोलिशन करने वहां पर पुलिस गई थी या प्रशासन गया था, जो कोर्ट का आदेश उनके हाथ में था, वो कार्रवाई सही थी या गलत थी? मैं आपको बताना चाहता हूँ 20 तारीख का समय दिया गया था, क्या सरकार थोड़ी 20 तारीख तक का इंतजार नहीं कर सकती थी? हाईकोर्ट के ऑर्डर थे, सरकार का 20 तारीख नेशनल टेलीविजन पर झूठ बोलना आपको शोभा नहीं देता। हाईकोर्ट के ऑर्डर थे डेमोलिशन के। एक सेकंड, आपकी बात मानेंगे एक मिनट, आप मुझे क्या बताइए। अरे रुकिए ना, के नौजवानों को पकड़ के अरे भुवन जी सुनिए ना, ठीक है मैं उनसे सवाल पूछ लूंगी। आपको बड़ी चिंता हो रही है उत्तराखंड की, आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि जो डीएम साहिबा वहाँ बोल रही हैं वो झूठ बोल रही हैं? आपको कोर्ट का ऑर्डर आया था तो डीएम साहिबा ये कह रही हैं, अरे सुनिए ना एक मिनट, पहले पूरी बात को एक एक पॉइंटर के साथ समझिए। वो ये कह रही हैं कि जो नोटिस आया, हमने फ्लैग मार्च किया, उन्होंने स्टे लिया, हम रुके, वो कोर्ट गए, वहां पर कागज नहीं दिखा पाए, जिसके बाद हमने कार्रवाई की है। क्या वो झूठ बोल रही है? प्राची आपसे पूछना चाहता हूं। अरे मुझसे मत पूछिए, बताइए वो झूठ बोल रही है कि सच? मैं आपको बताना चाहता हूं। अरे डीएम झूठ बोल रही है कि सच? बताइए। बताना चाहता हूं क्या वहां पर इंटेलिजेंस का फेलियर नहीं है? मैं कह रही हूं डीएम झूठ बोल रही है कि सच? आप इंटेलिजेंस पर चले गए। अरे डीएम प्रशासन के फेलियर को प्रशासन का फेलियर है, और मैं सवाल इनसे बार बार पूछूंगी और पूछ रही हूँ। लेकिन आप ये बताइए मुझे कि डीएम क्या झूठ बोल रही है? उनकी जांच करवाइए। अरे डीएम झूठ बोल रही है, उनकी जांच करवाइए। झूठ सच अरे आपके पास तथ्य है। भुवन जी चिल्लाइए मत, चिल्लाइए मत, आपके पास तो प्रूफ है ना। आप तो कह रहे हैं कि 20 तारीख तक का स्टे था उनके पास, तो दिखाइए ना जाकर स्टे, दिखाइए जाकर, बताइए पुलिस को कि 20 तारीख डीएम ने गलत किया। प्राची जी ये सरकार को पता नहीं था ये जो मामला है संवेदनशील मामला है? क्या क्यों था ये संवेदनशील मामला? क्यों था? मेरा सवाल आपसे ये है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से मेरा सीधा सवाल है कि इतने सारे अवैध निर्माण उत्तराखंड में उत्तरकाशी से लेकर हल्द्वानी तक ध्वस्त किए जा रहे हैं, ये मामला संवेदनशील क्यों था? बताइए, पूरी जिम्मेदारी से बताइए देश को। बताइए। मैं बताता हूँ, अगर सरकार ने वहाँ पर जिम्मेदारी ली है कि डिमोलिशन होगा, तो सरकार क्या अपने अधिकारियों को जो लेके जाने का मामला संवेदनशील क्यों बता रहे हैं आप इसको? वही तो मैं कह रहा हूँ। क्यों बोल रहे हैं आप संवेदनशील? अरे भैया सैकड़ों निर्माण थे अवैध। जी फॉरेस्ट की कितनी जमीन थी जिसको खाली कराया गया? बताइए क्यों है संवेदनशील? जी उनका निबंध, आपका निबंध एक तो उनको अच्छा नहीं लगा, आपका निबंध उनको चुभ रहा है। वो कह रहे हैं पुष्कर सिंह धामी की इतनी तारीफ करने वाली कोई बात नहीं है, उनकी सारी कमियां गिनाती हैं, और इस मामले भी संवेदनशील कह रहे हैं कि पुलिस को वहां सजग होना चाहिए था। देखिए मैं ये एक बात कहना चाहता हूँ जिसके लिए ये धामी जी को ये पचा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमेशा ये तारीख है कि जब भी अच्छे लोग आए हैं उनका विरोध किया है लोगों ने।
हमारे प्रधानमंत्री जी नीचे से निकल कर के आए, उनकी कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं। ऐसे हमारे धामी जी हैं कि वो सैनिक पुत्र हैं और सबको साथ लेके चल रहे हैं, सबके कल्याण की बात कर रहे हैं। मैं उसमें एक बात ये कहना चाहता हूँ और मान्यवर से पूछना चाहता हूँ कि जितनी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति देवभूमि में सुदृढ़ है, इतनी मैं समझता हूं कि कांग्रेस के और समाजवादियों के दौर में कहीं नहीं रही है। और मैं एक बात ये इसलिए इन्हें परेशानी हो रही है कि मुसलमान मुख्य धारा से जुड़ रहा है और ये तथाकथित लोग नहीं चाहते कि वो मुख्य धारा से जुड़ें, उन्हें हिंसा की तरफ ले जाया जा रहा है। मैं इस पे एक बात ये कहना चाहूंगा, आप फिर आप हम लोग वहाँ पर शासन में हमारी जिम्मेदारी है क्या? क्या पुष्कर सिंह धामी अपनी जिम्मेदारी से बच सकते हैं क्या? बिल्कुल, देखिए जिम्मेदारी वाली बात हल्द्वानी में है, पुष्कर सिंह धामी अपनी जिम्मेदारी से नहीं कर रहा। आप जता रहे थे, वही आप वही काम आप कर रहे हैं। एक मिनट रुकिए शमून जी, देखिए जिम्मेदारी तो सरकार की है ना। धामी जी के जमाने के अंदर जो आप बात करते हैं, जैसे जो लैंड जिहाद की बात है या धर्मांतरण की बात है या जो नकल विरोध की बात है, जो नकल विरोधी अध्यादेश आया, किसी एक चीज़ के ऊपर आप उंगली नहीं रख सकते, मैं ये बात कह सकता हूँ। और प्रदेश के और देश के लोग उसका अनुसरण कर रहे हैं। आज यूसीसी को ला करके जिसके ऊपर आपने, मैं ये कहना चाहता हूँ ख़ास तौर से मुस्लिम समाज को, कि जो कुप्रथाएं हैं उनके ऊपर अंकुश लगेगा और लगा है। हलाला कुप्रथा थी, 3 तलाक जो है बिदअत थी, उसका कोई ताल्लुक इस्लाम से नहीं है। और एक से ज्यादा बहु शादियां जो हैं वो इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि इसे माननीय पुष्कर सिंह धामी जी जो लेकर के आए हैं, जो काम कर रहे हैं, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, मुसलमान बहुत तेजी से मुख्य धारा की तरफ जुड़ रहा है। प्राची बहन, मैं वही कह रहा हूँ आपसे, नहीं वो नहीं क्या, मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूँ। मैंने इसलिए कहा कि मैं कह रहा हूँ ये क्रांतिकारी कदम है और उसकी बिना पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो जितने भी ये काम हो रहे हैं क्रांतिकारी कदम है, मैं इस पर चर्चा नहीं कर रही शमून जी। मैं ये कह रही हूँ यूसीसी का कल की घटना से क्या लिंक है? नहीं, मैंने इसलिए कहा इस बात को, कल की घटना से मैं नहीं जोड़ रहा हूँ इसे। वहाँ तो मुसलमानों को गुमराह किया गया। मैं कहना चाहता हूँ, उत्तराखंड तमाम मदरसों के लोगों से, संचालकों से अपील कर रहा हूँ कि जो अवैध मदरसे चला रहे हैं वो मदरसा बोर्ड से रजिस्टर्ड कराएं, ताकि और जो भी अनियमितताएं उनके अंदर हैं उन्हें नियमित करें। ये करने में क्या परेशानी है? आज मैं कहना चाहता हूँ कि वहाँ के मुसलमानों को या मदरसों के लोगों को देखिए दो बातें निकल कर आ रही हैं। आप लोगों के पास प्रूफ है, आप कह रहे हैं 20 तारीख तक हमें स्टे मिला हुआ था, तो आप लोग खामोश क्यों हैं? ये प्रूफ आप जाकर कोर्ट में क्यों नहीं दिखा रहे हैं, या आप एक्सपोज क्यों नहीं कर रहे हैं डीएम को? डीएम झूठ बोल रही हैं आपके सामने आपके मुताबिक, और वो मीडिया पे आके झूठ बोल रही हैं। आपको तो तुरंत एक्सपोज करना चाहिए वो पर्चा दिखाकर। बिल्कुल, देखिए पहली बात तो मैं समझता हूँ कि चूंकि मुफ्ती शमून कासमी साहब खुद उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष हैं, तो उनका स्वाभाविक है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री की वो तारीफ करेंगे। लेकिन कुर्सी हमेशा नहीं रहती है, कभी ना कभी तो आती जाती रहती है, ये चीजें ऐसी है। और मैं मुबारकबाद भी देता हूँ, अरे भाई हमारे बड़े हैं, मुबारकबाद देता हूँ। लेकिन सवाल कल की घटना, कुर्सी क्या है, सवाल मैं कल की घटना पर है। सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूँ कि आपने कहा कि 20 तारीख का जो है यहाँ से कोर्ट ने ही अगली तारीख दी है 20 तारीख की, तो अब मैं दोबारा जब डेमोलिशन के टाइम में कोर्ट आप सुनना नहीं चाहते। मैं कह रही हूँ 20 तारीख को अगर हाई कोर्ट ने स्टे दिया है, एक मिनट, हाई कोर्ट में अगर 20 तारीख का स्टे दिया है तो वो कहाँ है, दिखा दीजिए ना एक बार, करिए ना इनको। तारीख की बात कर रही हूँ मैं, तारीख की बात कर रही हूँ, तारीख दिखाइए, बताइए कोर्ट ने कुछ तो दिया होगा ना। ये डिमोलिशन बिल्कुल लीगल है। आप सुन लीजिए, आप क्या, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। देखिए मैं ये चाहता हूं कि पहली बात तो हम खुद हल्द्वानी के जो हमारे समुदाय के लोग हैं उनसे शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील करता हूं। साथ ही साथ उन दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई हो, इसकी हम मांग करते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री से मांग करते हैं कि आप भारत के मुसलमानों के साथ भेदभाव नहीं करें। कैसे भेदभाव होगा? हाई कोर्ट का फैसला है, आपकी यही सोच है जो मुसलमानों को भड़का रहा है, और उसका नतीजा हल्द्वानी में देखने को मिला है। शोएब जी, ये सोच यहाँ पर नहीं चलेगी। प्रूफ के साथ बात करिए, फैक्ट्स के साथ बात करिए। आप आएंगे कुछ भी कहकर चले जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। मेरे पास समय इतना ही था, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो मुकाबला में आज के लिए बस इतना ही।